हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सबकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाकू, दैट इज डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स। आपका एचसीएस 2024 प्री के लिए जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है उसमें मार्च 2023 की करंट अफेयर्स हम देखेंगे। जनवरी फरवरी की आपकी करंट अफेयर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक महीने का करंट अफेयर हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं। इस सीरीज में, डाकू सीरीज में, ये यूट्यूब पे है और इसमें सारे के सारे पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर हैं एचसीएस के हिसाब से हम लोग कवर कर रहे हैं। एक जगह से कर लीजिए, बार बार कर लीजिए तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। A4 पेपर अपना लेके बैठो, पॉइंट्स को नोट करते रहो और उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी इसको चल रहे हैं। थोड़ा सा डिले हो गया है बट इन एनी केस 15 जनवरी तक आपकी सारी की सारी करंट अफेयर की क्लासेस आ जाएंगी, क्योंकि काफी और भी क्लासेस होगी या फिर 75 हार्ड भी चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम उस हिसाब से क्रंच में चल रहा है, बट स्टिल फिर भी हम आराम से सारी चीजों को कर लेंगे। अब देखिए, इसमें हम चल रहे हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और एक चीज कंप्लीट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद जो आपका इसी का ही मार्च का सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे इकोनॉमी आपका रहेगा, देन साइंस एंड टेक आपका रहेगा, सोशल इश्यूज रहेगा, आईआर रहेगा, गवर्नमेंट स्कीम एंड मिसलेनियस। फिर जैसे योजना और कुरुक्षेत्र का कुछ इसमें हमने जिस्ट डालना शुरू किया था, ये आप अपने एंड पे देख सकते हैं। सो नंबर 1, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट रहता है, हम अभी प्री के हिसाब से फोकस कर रहे हैं। मेंस की क्लासेस आपकी डिफरेंटली बाद में आएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक हमारे लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे न्यूज में था आपका अहमदिया मूवमेंट, तो आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में काफी चीजें पूछी जाती हैं, कहां से लोकेटेड है, कौन से लीडर इसके कंटेक्स्ट में थे। बट ये देखो, ये इंडिया का नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या था कि पाकिस्तान में आपका कराची में अटैक किया गया था अहमदिया कम्युनिटी की मॉस्क पे, तो इसीलिए ये न्यूज में था। अहमदिया के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनका जो ओरिजिन है वो मतलब एक रिलीजियस सेक्ट विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी आपका माना जाता है, और इसका ओरिजिन माना जाता है कदेन अमृतसर के आसपास माना जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद इनका माना जाता है कि इन्होंने फाउंड किया था 1889 में। ईयर भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है। और कम्युनिटी को 23 मार्च 1889 में इन्होंने बनाया था। और थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इस्लाम और, मतलब जैसे अगर हम सिया और सुन्नी और अहमदिया इन सब में देखें तो, बट वो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे जैसे आपके वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने अपने आप को बताया कि ही वाज द प्रोमिस्ड मसीहा, जिनको दिया गया है कि भगवान की जो टीचिंग है वो कैसे आप तक पहुंचाई जा सकती है, अल्लाह की टीचिंग, डिवाइनली अपॉइंटेड खुद को इन्होंने बताया। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे देखिए 2 से 5 मिलियन अहमदिया हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं, और करंटली इंडिया में भी लगभग लगभग 1 लाख के आसपास पाए जाते हैं। बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे, बाकी इसमें ज्यादा कुछ हमारे काम का नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, 1 मिनट। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास यहाँ पे इंडिया में भी पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना बस, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसको हेरिटेज टैग मिलेगा यूनेस्को से। थोड़ा मोड़ा देखेंगे, जैसे कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपकी एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन भी आपका बनाया गया। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल इंडिया में ये है। इनको फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और टैगोर और गांधी, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो ऑलरेडी मेंस में आपका सवाल पूछा गया था, थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्री में वैसे नहीं आएगा। तो 1921 में ईयर याद रखेंगे, एंड फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे रथिंद्रनाथ टैगोर, जो सन थे रविंद्रनाथ के, तो रथिंद्र। एंड दे बिलीव्ड इन ओपन एयर एजुकेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों का जो बेस्ट मिक्सचर है उसमें ही रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते थे, और उसी में ही शांति निकेतन का जो फाउंडेशन है वो रखा गया था। इसमें मेन जो फोकस है वो है कल्चर पे, म्यूजिक, डांसेस, ड्रामा, ठीक है। तो उसी पे ये रखते हैं। लिटरेचर, लैंग्वेज, तो उसी को पढ़ने पे ज्यादा फोकस भी करवाते हैं। अब देखिए, ओरिजिनली जो है इसको एज अ इंस्टीट्यूट फॉर हिंदी स्टडीज के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे अलग अलग भवन है, जैसे हिंदी भवन,
फिर है चिन्ना भवन जो कि साइनो एशियन स्टडीज के लिए है, फिर है विद्या भवन, सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज, कला भवन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, संगीत भवन। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्टोन कार्विंग आपकी पाई गई है गुरुग्राम में, तो आपको बस देखना है कि क्या है बेसिकली। तो ये पेलियोलिथिक पीरियड तक की आपकी मानी जा रही हैं। इसमें देखिए अलग अलग ग्राफिटी जो भी आर्ट है ऑन द वॉल्स, हैंड फुटप्रिंट्स आपके पाए गए हैं, तो एनिमल्स के या ह्यूमंस के फुटप्रिंट है ऐसा माना जा रहा है। अब इसमें देखिए देयर कैन बी टेरिटोरियल और फॉर एंशिएंट गेम रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हो सकता है कि इनको यूज किया जाए, थोड़ा मोड़ा यूटिलिटी, ज्यादा प्री के काम की फिर भी नहीं है। अब हाँ ये ध्यान रखना है कि ये एक हिल पे पाया गया है, मंगोर छोटी सी हिल वहां पे उसके आसपास है, 6 किलोमीटर के आसपास, और कार्बन डेटिंग से जनरली जो हम करते हैं उससे रहेगा, ठीक है, उससे एज इसकी डिटरमाइन करी जाती है। यहाँ पे पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर पाए गए हैं, फ्लेक बेस्ड टूल्स, ये एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है, जैसे अपने सुंडी कोटा होता है वैसे ही रगड़ रगड़ के जो टूल्स आपके बनाए जाते हैं वो भी रहेंगे। 1986 में स्टोन पेंटिंग्स भी डिस्कवर करी गई थी अनंतपुर एरिया फरीदाबाद से, थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगरा द विक्ट्री सिटी, साउथ इंडिया के एक दो क्वेश्चन अब एचएस में भी आपके पूछे जा रहे हैं। पिछली बार जैसे विरूपाक्षा पंपा देवी वाला क्वेश्चन आया था, 4-5 स्टेटमेंट उसमें दे रखी थी। अब देखिए सलमान रश्दी इनकी एक नई बुक आई है, उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था, लेटेस्ट नॉवल है विक्ट्री सिटी। तो ब्रीफ हिस्ट्री हम विजयनगरा की देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विजयनगरा जो किंगडम है उसकी कैपिटल थी हम्पी, ये तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे था, 3,60,000 स्क्वायर किलोमीटर था। ईयर याद रखना है 1336, हरिहर एंड बुक्का ने ये फाउंड किया था, फाउंडेड बाय हरिहर वन। संगमा डायनेस्टी, संगमा याद रखना है 1336 आपको याद रखना है। संगम, तुलु, कुलु, कृष्णा, ये सब याद रखना है आपको। 1336 से लेकर 1646 तक ये डायनेस्टी थी। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पीक पाया गया है वो पाया गया कृष्ण देव राय के अंडर। इनका भी आपको जो टाइम पीरियड रहा है 1509 से लेकर 29, ये भी याद रखना है। मिलिट्री काफी सुपीरियरिटी यहाँ पे देखा जाता है, और उस टाइम पे जैसे बहमनी अंपायर था, गोलकोंडा था, गजपति था, तो सबको इन्होंने हराया था, ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा इकोनॉमी यहाँ पे मेजरली एग्रीकल्चर पे आपका फोकस थी। देखो आजकल जो स्टेटमेंट है वो आपसे इस तरीके से ही पूछी जा रही है, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट देके मेजर फोकस ऑन व्हाट, कास्ट में क्या था, वुमेन की सिचुएशन क्या थी, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन फोकस आपका एग्रीकल्चर पे है, ट्रेड जो है वो मेनली जैसे पोर्ट्स पे ही आपका थ्राइव करता था। यहाँ पे एक ट्रैवलर आए थे अब्दुल रजाक समरकंदी, ठीक है, इन्होंने लिखा था द पोर्ट्स ऑफ मंगलुरु, होनावर, भटकल, बकूर, कोचीन, तो सबके बारे में बताया था, और वहां पे बताया था कि यहाँ पे मेजर ट्रेडिंग आपका होता था, शिप बिल्डिंग सेंटर्स भी आपके यहाँ पे पाए जाते थे। उसके अलावा यहाँ पे मोनेटाइजेशन अगर हम देखें, कॉइन्स अगर देखें, तो वो भी काफी ज्यादा हाई डिग्री में हमारा पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है विजयनगरा के कंटेक्स्ट में। यहाँ पे जो कॉइन्स हैं मेजरली हमारे जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसके कॉइन्स पाए जाते थे, ब्रास के कॉइन्स पाए जाते थे। जैसे एक सवाल आपसे पूछा गया था सतवाहना किंगडम में कौन सी लैंग्वेज आपकी पाई जाती थी, लैंग्वेज, कॉइन्स, लिटरेचर, ये सारे के सारे आप ध्यान रखेंगे। ये सलमान रश्दी हैं। तो उसके अलावा जैसे कल्चर आर्किटेक्चर में भी हम विजयनगरा का देखें तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलता है, पोएट्री, स्कॉलरशिप, लिटरेचर में भी आप देख लो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, सारे के सारे लिटरेचर में ये पाए जाते हैं, मतलब इनमें कंट्रीब्यूशन आपका पाया जाता है। फिर यहाँ पे चालुक्यास अगर हम देखें तो यहाँ पे होशाला, पांड्या, चोला स्टाइल जो है उसका एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। जैसे देखिए टेंपल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं तो नॉर्थ में नगरा, साउथ में द्रविड़ा, होशाला आपका वैशारा वो बीच का पाया जाता है, होशाला के टाइम पे डेवलप हुआ था। फिर यहाँ पे एक टेंपल है हमारा विरूपाक्ष टेंपल जो कि बुक्का ने बनाया था। एक है हजारा रामा टेंपल, 1000 स्टोरीज हैं राम के कंटेक्स्ट में, तो हजारा रामा टेंपल ये कृष्ण देव राय ने बनाया था। मैच द फॉलोइंग में आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो कैपिटल सिटी है विजयनगरा की हम्पी, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंटेक्स्ट में भी जाना जाता है। 16th सेंचुरी में बनाई गई थी हम्पी, और विजयनगरा की थी उस टाइम की सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट मानी जाती है। उस टाइम पे बीजिंग आपका सबसे नंबर 1 पे था। यहाँ पे एक दो हिस्टोरियन के नाम दे रखे हैं, अपने कोई काम के नहीं है, जैसे फिलिप बी वैगन और रॉबर्ट स्वेल, तो उतना भी ध्यान नहीं रखना, हाँ कि भाई इन्होंने विजयनगरा के कंटेक्स्ट में कोई स्टडीज करी थी एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट हमारा न्यूज में था धमाल। अब देखो धमाल वैसे तो हमारा एक डांस फॉर्म भी है, फिर यहाँ पे एक रीसेंट नई डॉक्यूमेंट्री थी उसमें इनके बारे में बात करी गई थी, बट ये जो धमाल है ये आपका सिद्धीज का है, सिद्धि कम्युनिटी, तो आपको सिद्धि कम्युनिटी के बारे में भी पता होना चाहिए और धमाल के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं धमाल। धमाल क्या है? सूफी और अफ्रीकन म्यूजिक और डांस ट्रेडिशंस का एक मिक्सचर माना जाता है। मेनली यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो सिद्धि गुजरात के हैं उन पे फोकस किया जाता है। ये गुजरात में भी पाए जाते हैं, आंध्रा में भी पाए जाते हैं, और हमारे अफ्रीका में भी पाए जाते हैं मेजरली, ठीक है। तो इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे
एक परकशन इंस्ट्रूमेंट जो गोल गोल होते हैं, तो उस टाइप के आपके रहते हैं ये मुसिंदो, उसको प्ले किया जाता है। स्लो मूवमेंट आपकी थंपिंग की फीट सी होती है, दम दम ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब जैसे धमाल के बारे में वैसे तो मैच द फॉलोइंग एक सिंगल क्वेश्चन हो सकता है, बट देन अगर आपको 2-3 स्टेटमेंट देता है तो ये स्टेटमेंट रहेंगी। फिर जो रिचुअल है ये काफी क्रूशियल पार्ट माना जाता है थम फुट थंपिंग वाला। फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं उनकी मेमोरी में ये आप देख सकते हैं कैसे ट्रेडिशनल आपका मतलब क्लोथ्स पहन के फिर इस तरीके से ये रहता है। दो वे में ये रहता है, डांस धमाल एंड बैठकी धमाल। बैठक 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 जो अपना होता है तो वो सिटिंग पोजीशन में रहता है, देखो सिटिंग पोजीशन में, और डांस धमाल जो है वो बोथ सिटिंग एंड डांस पोजीशन में आपका देखा जाता है। इसमें थोड़े से लिरिक्स आपके ज्यादा यूज होते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स आपके गाए जाते हैं जिनको बोला जाता है जिक्र। ठीक है, जिक्र आपने देखा होगा, सूफी में भी जिक्र हम सुनते हैं तो वो उसी के कंटेक्स्ट में रहेगा क्योंकि सूफी से है। हिस्टोरिकली अगर हम स्वाली, स्वाली एक कोस्ट भी है अफ्रीका का, तो उन्हीं के कंटेक्स्ट में ये है कि यहाँ पे स्वाली क्रेओल जो लैंग्वेज है इंडिया में वो यहीं से सिद्धी कम्युनिटी से हमारी आई थी। ये मानी जाती है मिक्सचर है किसका, किसावली जो ईस्ट अफ्रीका की एक लैंग्वेज है, और गुजराती, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज जो इंडिया की है उन्हीं का ही मिक्सचर इसको माना जाता है। फिर हमने देखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, मुसिंदो। ठीक है, जिक्र हमने देख लिया, ये 2 साइडेड ड्रम टाइप का है। एक और है मिश्र कनगा, एक है मुग्रमण। ठीक है, ये एक फनल शेप्ड है मिश्र कनगा, और छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं इसमें, और मुग्रगम एक सिलेंड्रिकल टाइप का 1 साइडेड ड्रम है। तो 2 साइडेड ड्रम, 1 साइडेड ड्रम, ये हमारे इसमें मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। सिद्धि कम्युनिटी के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इनके नाम है सिद्धि, सिद्धि, सिड्डी, हबशी, ये याद रखेंगे। अफ्रीको इंडियन आपके ओरिजिन के ये माने जाते हैं, और इनको माना जाता है बंतू पीपल जो ईस्ट अफ्रीका के थे उनके ओरिजिन में ये रहे होंगे। ठीक है, प्राइमरली जैसे ये मुस्लिम थे, कुछ हिंदू भी हैं, और अभी कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। नेग्रोइड रेशियल से ये बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे न्यूज में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कैंपस आपका इनोग्रेट किया, अल्जाइमिया तुस सफिया ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। बस थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, जामिया का ये एक कैंपस है, और ज्यादा कुछ मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगा नहीं। ये ग्लोबली आपका 4th कैंपस माना जा रहा है आफ्टर सूरत, कराची एंड नैरोबी। अब ये देखो दावोबी बोहरा जो कम्युनिटी है उसमें क्या है, ये सिया मुस्लिम्स की कम्युनिटी है। इनके जो लीडर है उनको अल दई अल मुस्ताक के नाम से जाना जाता है। ये आपका अलग काफी कंट्रीज में पाया जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, यमन, ये आप देख सकते हैं, ज्यादा काम का नहीं है। क्लोज नेट कम्युनिटी ये मानी जाती है, दैट्स इट। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, संगम जो एज है नई डिस्कवरीज के बाद काफी पीछे की तरफ पुश कर दिया गया है उसके ओरिजिन को। पहले 300 बीसी से सीडी तक लगभग लगभग हम एडी तक हम इसको जानते थे, तो अब ये 800 बीसी यानी 500 साल और पीछे आपका चला गया है। यहाँ पे किलाड़ी में वैगई रिवर, वैगई रिवर याद रखेंगे, तमिलनाडु में है, मदुरई के पास है, 13 किलोमीटर, वहां पे कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं। तो यहाँ पे देखिए के अमरनाथ रामकृष्ण, उन्होंने एक 982 पेज की रिपोर्ट दी है एएसआई डायरेक्टर को, तो उसमें ये बताया गया है। तो जो संगम एज के आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको प्लेस किया गया 8th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी बीसी में। ऑलरेडी हम जानते हैं कि 3rd बीसी से 3rd सी तक ये माना जाता है, अब 800 से 300 सी तक माना जाएगा, यानी काफी बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है, 1100 साल का। उसमें अब देखो ये प्री अर्ली है, मेच्योर है, पोस्ट अर्ली है, इतना अंदर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है कि 800 से 500, 500 से फर्स्ट टू 300। यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे राइस का काफी एक्सेस प्रोडक्शन आपका किया जाता था, और सी ट्रेडिंग यहाँ से करते थे। थोड़ा सा संगम एज के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये खुदाई उदाई चल रही है आपकी। तो पहला तो तमिलनाडु, केरला, श्रीलंका के पार्ट्स में मेजरली माना जाता है। चेरा चोला पांड्यास जो मेजर किंगडम वहां पे रहते थे उनके कंटेक्स्ट में ये रहता है। और यहाँ पे जैसे मिथिकल लेजेंडरी संगम एकेडमी ये मानी जाती है, मतलब पोएट्स आए थे, मिले थे कहाँ पे आके, सिटी ऑफ मदुरई, मदुरई में आके मिले थे। 3 संगम हमारी मानी जाती हैं, और उसी के कंटेक्स्ट में ये हमारा मेजरली अपना न्यूज में रहता है कि क्या क्या 3। ओके, तो ये हमारा है। तो जो भी डाटा मिला है अब 600 से 300 के बीच में तमिलकम, इनको 3 जो हमने देखी हैं, चेरा चोला पांड्यास, इन्हीं को रूल करते थे, और कुछ इंडिपेंडेंट चिफ्टन्स होते थे, वेलीर इनको बोलते थे, वेलीर। ठीक है, वेलोर से आप लिंक कर सकते हैं, तो वॉरियर कम्युनिटी और आपके चीफ। अब इसमें देखो चेरा चोला पांड्यास, उनकी कैपिटल क्या है, पोर्ट सिटीज क्या है,
कोई कैपिटल चेंज हुई क्या, उनके सिंबल्स क्या हैं। जैसे एक का सिंबल फिश है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका सिंबल एरो है, किसका सिंबल फिश है, और जो तीसरा बच गया उसका सिंबल क्या है वो भी बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज में आ रही है, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं एनिवर्सरी आपकी मनाई गई थी फरवरी में। एक एक साल आगे पीछे अपना ये चलता है, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो कोई भी चीज मोदी जी से लिंक है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1824 से लेकर 1883 के बीच में स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में। ये ध्यान रखेंगे, ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, हिंदुइज्म से रिलेटेड था, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने देखो मूर्ति पूजा को बोला कि भाई नहीं करनी, रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस को नहीं करनी, वुमेन एजुकेशन करो भाई, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी, अनटचेबिलिटी नहीं करनी। यहाँ पे इनकी बुक है काफी फेमस, हरियाणा में भी आर्य समाज काफी फेमस है, पंजाब में भी काफी फेमस है, नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस रिफॉर्म मूवमेंट के कंटेक्स्ट में जाना जाता है। 1875, तो ये कहते हैं रिटर्न टू द वैदिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो खत्म हो चुके थे, तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म के कंटेक्स्ट में भी ये एग्जांपल रहता है कि रिलीजन को दोबारा से रिवाइव करने की आपकी जद्दोजहद यहाँ पे करी जा रही थी। ठीक है, मिशनरीज जो थे वो आके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो बात इनको ठीक नहीं लगी, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे घर वापसी आपने सुना होगा, तो उसके कंटेक्स्ट में भी आता है। या फिर ये कहते हैं कि सनातन धर्म भी हमें फॉलो करना चाहिए, तो उसके कंटेक्स्ट में भी रहता है कि हिंदू जो धर्म है वही सबसे ट्रू आपका माना जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उन्होंने अपना मैसेज थ्रू आउट द इंडिया आपका प्रोपेगेट किया 1875 में, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मोनोथेइस्टिक हिंदू ऑर्डर की स्थापना करी, जो कि हमारा आर्य समाज है। फिर यहाँ पे देखिए आपने डीएवी स्कूल सुना होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक जो हमारे स्कूल्स रहते हैं वो भी इन्होंने करा, तो वो भी रहेगा। गुरुकुल भी एज एन अल्टरनेटिव मॉडल टू द मॉडर्न स्कूल एजुकेशन उस टाइम पे इन्होंने प्रोवाइड कराना शुरू किया। 1883 में इनकी डेथ हो गई थी अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। फिर यहाँ पे देखिए इनकी जो फिलोसॉफी है, कई बार फिलोसॉफी आपसे पूछ ली जाती है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी आपको बताने हैं, और किस किस ने प्रोपेगेट करी वो भी। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली क्या है कि सारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो भाई। इन्होंने 10 फाउंडिंग प्रिंसिपल आपके दिए थे आर्य समाज के, तो आपने सुना होगा 10 कमांडेंट्स, ये आपकी किस किस रिलीजन में मिलती हैं, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए रहेगा, ये यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे, कास्ट कुछ नहीं है, उसका भी इन्होंने अपोज किया। ठीक है, हाँ, बट देखो कास्ट एज ए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन उसको बिल्कुल पूरी तरीके से अपोज नहीं करते थे, जो कि हमारा भीमराव अम्बेडकर के कंटेक्स्ट में देखा जाता है। बट ये कहते थे कि कास्ट बर्थ बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, स्किल, ऑक्यूपेशन के हिसाब से फिर भी कास्ट आपकी ऑर्गेनाइज कराई जा सकती हैं। अनटचेबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, वुमेन एजुकेशन करवाना चाह रहे थे, चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो ये हमने देख लिया है। बाद में जैसे देखिए सेल्फ रूल, सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज इन्होंने ही किया था, और लेटर बाद में जैसे लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। फिर इन्होंने जैसे शुद्धि के बारे में मैंने आपको बताया, तो उस पर भी इन्होंने फोकस किया, घर वापसी एंड शुद्धि के कंटेक्स्ट में। एंड जो हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी आपका बोला था। अगली न्यूज है सेंट वैलेंटाइन, क्योंकि मार्च में हम फरवरी की मेजरली न्यूज देख रहे होते हैं, तो 14 फेब को आपका वैलेंटाइन डे जो है वो मनाया जाता है, तो उसी के कंटेक्स्ट में थोड़ी मोड़ी स्टोरी है यहाँ पे कि भाई 3rd सेंचुरी में रोमन कैथोलिक प्रिस्ट थे, उनकी डेथ होती है 14 फरवरी 270 एडी को। तो उन्होंने जो एम्परर के ऑर्डर्स होते थे उनको डिफाई करके कपल्स को सीक्रेटली मैरी करवाते थे, इसीलिए वो लव के कंटेक्स्ट में आपका माना जाता है। ठीक है, तो सोल्जर्स थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था उस टाइम पे मैरिज के लिए। वैलेंटाइन इस आइडिया के काफी अगेंस्ट थे, उनको ये ठीक नहीं लगता था, इसलिए उनको बिहेडेड भी कर दिया गया था। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। फिर एक ग्लोबल सेलिब्रेशन कैसे बना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उतना पॉपुलर पहले नहीं था, बट विलियम शेक्सपियर एंड जेफरी कोचर, इनकी नॉवेल्स वगैरह में काफी मेंशन मिलता है वैलेंटाइन का, और स्पेशली रोमांटिसिज्म जो कंसेप्ट है उसी के कंटेक्स्ट में ये आपका रहता है, तो उसी में ये रहता है। और एक क्यूपिड का जो यहाँ पे सिंबल है वो भी चाइल्ड एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो पुराना सिंबल है उनका, उसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया है। सेकंड टॉपिक अभी अपन देखते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एक चीज न्यूज में थी कि भाई जजेस, पोइंट्स जजेस या कुछ भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट जो भी है, तो मतलब ये टर्म आपकी न्यूज में आ रही थी, जो
जजेस होते हैं, मतलब सीजीआई को छोड़ के सारे जो जजेस होते हैं उन्हीं के कंटेक्स्ट में ये न्यूज आपकी रहती है। जैसे कॉलेजियम में काफी नेम्स आपके रिकमेंड करे गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वहां पे रहेगा। कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट में कितने का होता है, ट्रांसफर में कितने का होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टैटिक पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये बेसिकली होता है लेटर बोर्न और यंगर को बोला जाता है पी जज, ठीक है, पी से अभी अपन इसको बोलेंगे। ये हमेशा जज के कंटेक्स्ट में ही यूज किया जाता है। जैसे सीनियरिटी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि एज में हम इनको रैंक करते हैं, तो जो यंगर होते हैं वो नीचे रहेंगे, तो इसलिए उनको वो बोला जाता है। चीफ जस्टिस के अलावा जितने भी होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट है 1877, उसमें डिफाइन किया गया है व्हाट विल बी द पी जज एज एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट बिसाइड द लॉर्ड चांसलर, द लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड द मास्टर ऑफ द रोल्स। मास्टर ऑफ द रोल का जो आपका रोल रहता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही दिया जाता है, या फिर हम कहें कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में। तो उनके अलावा जितने भी हैं वो हमारे ये रहेंगे, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपको देखना है, अपॉइंटमेंट मेजरली हमारी सीनियरिटी के बेसिस पे ही करी जाती है, अगर आप चीफ जस्टिस की भी देखें, और जो नाम भी दिए जाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस तो रहते ही हैं, और भी आपके 2 मेंबर रहते हैं, 4 मेंबर भी रहते हैं कई जगह, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जैसे 3 जज केस आए थे, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, और कॉलेजियम सिस्टम में भी जो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन है उनको आपका मस्ट माना जाता है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के कंटेक्स्ट में। ट्रांसफर में आपके 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, एंड आई थिंक एज फार एज आई कैन रिमेंबर अपॉइंटमेंट में 2 जज होते हैं। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कमेंट, ठीक है। देखो अगला हमारा है पार्लियामेंट इज अ नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है, मेंस के हिसाब से ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें रहती है हमारी प्री मेंस की, बट हम भी फिर भी प्री के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है उसको फोकस करेंगे। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एक याद रखना है, कौन है, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इसको कहा है। ऐसे ही चीफ जस्टिस जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी इसको कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आपसे बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी डॉक्ट्राइन को केशवानंद भारती केस को 1973 में आपका आया था, तो 50 साल हो गए थे लास्ट ईयर, मतलब इसी साल, तो उसके कंटेक्स्ट में भी न्यूज में था, ठीक है। तो कि भाई लगातार आपका मतलब ये मेटाफोर है कि डायरेक्शन दिखाता रहता है एंड ऑल दिस थिंग्स। नॉर्थ स्टार के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये काफी सबसे ब्राइट स्टार हमारा स्काई का माना जाता है, 2500 गुना ज्यादा ल्यूमिनस है सन से। अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में ये पाया जाता है, हमसे 323 लाइट ईयर ये आपका दूर है। नेविगेशन वगैरह में यूज किया जाता है। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे या सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, नदर्न में आप आराम से हर टाइम यूज कर सकते हो, बट सदर्न में अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, मान लो कि क्रॉसिंग द इक्वेटर टू द साउथ, तो नॉर्थ स्टार की रेलेवेंस उतनी नहीं रहती है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे ये रिपीटेशन हो गया, सो विल मूव। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 73rd एनिवर्सरी थी। कब थी? 28 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 हम रिपब्लिक बने थे। उसके 2 दिन बाद, उससे 2 दिन पहले बहुत सारी चीजें हुई थी। मेजरली आपकी 3 चीजें हुई थी, जो कि 24 जनवरी 1950 के कंटेक्स्ट में हमारा आते हैं। वो तीनों ही आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो 2 दिन बाद हमारा ये बन गया था। यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंस में, पार्लियामेंट में, और उससे पहले हमारा फेडरल कोर्ट होता था, तो उसको ये बनाया गया था। 12 साल तक ये था, ठीक है। 1937 में ये बना था, 35 वाले एक्ट से बना था। इसमें अलग अलग जुरिडिक्शंस हैं, ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अच्छा ये बताइए, एडवाइजरी जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे कौन से आर्टिकल में आपका आता है? ये ऑलरेडी सवाल आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये विंग्स आपको दिख रही है, 1 विंग 2 विंग, तो ये आपकी 1979 में 2 नई विंग जो है वो ऐड करी गई थी। 19 हमारे पास यहाँ पे कोर्ट रूम है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया था कि चीफ जस्टिस प्लस 7 पी जजेस हमारे होंगे। बाद में इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया गया। करंट जो हमारी स्ट्रेंथ है 34। अभी कितने नंबर ऑफ जजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्टेट पुलिस चीफ के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने डायरेक्शन किया था नागालैंड गवर्नमेंट को कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑर्डर पास किया, नागालैंड ने चैलेंज किया था यूपीएससी की रिकमेंडेशन को। तो थोड़ा मोड़ा ही पता होना चाहिए, डायरेक्टली ज्यादा कुछ इसमें प्री का उतना रेलेवेंट है नहीं। मेंस में एज एन एग्जांपल बस आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो कि यहाँ पे पहले जो भी हमारी अपॉइंटमेंट है वो हमारी आई है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हमारा आया था 2006 में। तो अब ये बहुत ही फेमस केस है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश सिंह केस हमारा इसके कंटेक्स्ट में रहता है, ठीक है। यूपीएससी अपनी इसमें गाइडलाइन रहती है 2009 के बाद कि कैसे जो स्टेट चीफ है उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है।
तो इन्होंने ये कहा कि भाई 30 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको स्टेट चीफ बनना है तो, बट कुछ स्टेट्स में ये रिलैक्स है 25 साल, जैसे कि हिमाचल, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, छोटे जो स्टेट हैं क्योंकि उसमें उतने मिल नहीं पाते, अपॉइंटमेंट का इश्यू रहता ही है। फिर यहाँ पे एक चीज है नेक्स्ट जो हमारी न्यूज में आ रही है, रूल ऑन एक्सपंजिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द पार्लियामेंट। देखो जो भी चीज आप पार्लियामेंट में बोलते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आपकी आ जाती है, बट मान लो कई बार ऐसी चीज होगी जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, तो उसको हम वहां पे रिकॉर्ड में नहीं रखते, और उसका भी पर एक रूल होता है कि उसको रिकॉर्ड में लाया जाता है, फिर ये बताया जाता है कि इसको हटाना चाहिए, फिर बाद में साइन होते हैं स्पीकर के, तो वो कह देता है कि ये हटा दो, तो फिर वो रिकॉर्ड से परमानेंटली आपका हट जाती है। जैसे राहुल गांधी की स्पीच से कुछ यहाँ पे लिया गया था। ये एक रूटीन प्रोसीजर है, ये आर्टिकल 105 2 में आपका पाया जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल, ये एक्चुअली इम्यूनिटी का है, ठीक है, पार्लियामेंट जो एमपी इम्यूनिटी के कंटेक्स्ट में रहता है 105, बट इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो मन में आए वो बोल दो, तो वहां पे कुछ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपके रहेंगे। देखिए तो ये कहता है कि कोई भी बात उन्होंने कही तो उसके बारे में, बट देखिए ये जो एमपी हैं दे डू नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू से व्हाटएवर दे वांट इनसाइड द हाउस, तो यहाँ पे इट इज सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन। ये डिफेमेटरी नहीं हो सकती, इंडिसेंट नहीं हो सकती, अनडिग्निफाइड नहीं हो सकती, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स आपके नहीं हो सकते, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आता है रूल 380, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 380 के अंदर आपका यहाँ पे एक्सपेंसेशन किया जाता है कि जो कि यूज करेंगे डिफेमेटरी है, इंडिसेंट है, उनको हम हटा देंगे। फिर 381 क्या कहता है, पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो एक्सपेंज आपको करने हैं उनको एस्ट्रिक्ट मार्क किया जाता है, फिर वहां पे एक्सप्लेनेटरी फुटनोट दिया जाता है कि भाई इसको क्यों हमें हटाना चाहिए, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको डिसीजन को जैसे देखिए, इफ ए मेंबर कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं जो कि डेकोरम डिग्निटी को हर्ट करता है, तो हेड ऑफ द रिपोर्टिंग सेक्शन हमारे यहाँ पे होते हैं टू द स्पीकर, वो देते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा, और स्पीकर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि 380 में हमें उसको हटाना है या नहीं हटाना है। अच्छा 380 से मुझे एक चीज याद आ रही है कि आर्टिकल 368 ये क्या है, ये बताओ। जैसे यहाँ पे पहले क्या हुआ था, एक वर्ड गॉड से यूज किया गया था, ठीक है, उसको हटाया गया था, किस कंटेक्स्ट में वो हमें ध्यान नहीं रखना, ठीक है, ज्यादा उतना भी नहीं जाना। तो ये है, फिर उसके बाद जो भी वर्ड यहां से आपका हटा दिया गया है वो सीजेस टू एग्जिस्ट, वो कभी भी फिर आपको नहीं मिलेगा, वो रिकॉर्ड में आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है, फिर आपका क्या आता है, यहाँ पे उत्तराखंड का नया एंटी चीटिंग लॉ आया था, ये हमारे प्री के हिसाब से काम का नहीं है, न्यूज थी बस, वैसे ही एग्जांपल हम इसमें मेंस के हिसाब से कि चीटिंग काफी बड़ा इशू हमारा बन गया है उसके कंटेक्स्ट में रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नया बिल था, जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक प्रिजर्वेशन एंड द मेंटेनेंस बिल। अब इसको कौन लेके आया, इसको लेके आया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आपके लेके आई थी, ठीक है। बट इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कोई भी साइट वगैरह को डिक्लेयर करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना, उसी के कंटेक्स्ट में ये है, अगेन ज्यादा कुछ नहीं है, बट प्री के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ फॉसिल आपके पाए जाते हैं स्पेशली, तो जैसे फॉसिल वेल्थ ऑफ डायनासोर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे पाई जाती है मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, ठीक है, इनको बोलते हैं मैराइन फॉसिल्स, ठीक है। कच्छ एंड स्पीति ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स है, और ये किस टाइप के, स्ट्रोमेटोलाइट्स, राजस्थान और एमपी, इनमें ये पाए जाते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जियो हेरिटेज, जियो टूरिज्म, इसकी वैल्यू काफी हाई है, एमपी, गुजरात और कच्छ, स्पीति, मैराइन फॉसिल पार्क, ठीक है, इस हिसाब से। अगला हमारी जो न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसक्राइब इट्स प्रोसीडिंग लाइव यूजिंग एआई। अभी क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है काफी ओपननेस में बिलीव करता है, उसी के कंटेक्स्ट में काफी चेंज हमारे ऑलरेडी यहाँ पे करे गए हैं। तो एक और चीज आ रही है, जैसे लाइव प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, तब उनके ट्रांसक्रिप्शंस भी आपके आने लग गए हैं, जैसे आपको दिखता है कि क्या वो बोल रहे हैं किस तरीके से, ठीक है। तो ये है, एआई को यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आपसे सवाल ये आ सकता है एआई एंड इट्स एप्लीकेशन, तो वो हमें ध्यान में रखने हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हैं वो है हमारा टेरिस, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये याद रखेंगे, ये प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जाता है, और ये इसको हर इवनिंग में जो भी ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको हर इवनिंग में आपका अपलोड भी किया जाता है। फायदा क्या है कि भाई सबको पता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस हिसाब से ये रहेगा। यहाँ पे जैसे अलग अलग जो कोर्ट्स हैं ओपननेस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, जैसे यूएस में आपको ऑडियो, टेक्स्ट,
ट्रांसक्रिप्ट आपकी मिलती हैं, ठीक है, इंडिया में भी अभी मिलती हैं, तो ये देखेंगे। अगला हमारा है जादुई पिटारा। अब ये देखो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये हमारा न्यूज में था, तो क्या है जादुई पिटारा वो एक बार देख लेते हैं। एनईपी में था, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि ये मतलब बच्चों के कंटेक्स्ट में है, प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेज। बस सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे प्ले बुक्स हैं, टॉयज हैं, पजल, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स वगैरह को यूज किया जाता है ताकि आपको लोकल कल्चर, सोशल कंटेक्स्ट, लैंग्वेज वगैरह के बारे में बताया जा सके, पढ़ाया जा सके। इसको डेवलप किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 13 इंडियन लैंग्वेजेस में। इतना भी याद रखेंगे, एनसीएफ और 13 एनईपी जो है उसमें आपका एक जो फ्रेमवर्क बनाया गया है कि किस किस तरीके से हमारी एजुकेशन रहेगी, तो 5 साल +3 +3 +4, 3 3 5 और 4, इस तरीके से ये है। और रिकमेंडेशन कहां से आई थी? प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन कमेटी थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उनके रिकमेंडेशन के बाद ये हमारा आया था। तो ये बेसिकली जादुई पिटारा है, लर्न थ्रू प्ले, एज 3 से 8 साल के बच्चों के लिए आपका रहता है, ठीक है, खेल खेल के सीखेंगे, काफी अच्छा है, मतलब ऐसा होना भी चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग प्लस फन आपका इंक्लूड किया जाएगा। अगली हमारी न्यूज आ रही है एमपी लैड्स, जो आपकी स्कीम है उसमें गाइडलाइंस को जो है वो रिवाइज किया गया है। तो पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री में है, क्या गाइडलाइंस है, मोटे मोटे तौर पे देखो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर। मॉस्पी से ही याद रखोगे, 4-5 स्कीम्स आती है मॉस्पी में, और भी कोई अगर आपको याद आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लोकल एरिया में डीसी के साथ मिलकर उस एरिया को डेवलप कर सकता है। अब मान लीजिए आप किसी लोकसभा सीट से आए हैं, तो आप अपनी पर्टिकुलर सीट में ही वर्क जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप राज्यसभा से आए हैं तो आप उस स्टेट में उस स्टेट में किसी भी जगह पे आप वर्क जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। बट अगर आप नॉमिनेशन से आए हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठा सकते हैं और वहां पे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ज्यादा रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की गाइडलाइंस के थ्रू ये रहा है कि और ज्यादा इंक्रीज करी जा सके। एमपीलैड आपकी जो स्कीम है 1993 में आई थी, और बस यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ आप मिलके अनाउंस करते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि हर साल कितने करोड़ का, 5 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए अलोकेटेड रहता है। ये मैंने आपको बता दिया है, राज्यसभा मेंबर और नॉमिनेटेड किस हिसाब से करेंगे। अब इसमें भी 25 लाख का जो वर्क है वो आपको नेचुरल कैलामिटी जो स्टेट में आएगी उसके लिए, और 1 लाख का सिवियर कैलामिटी नेचर में आप वर्क रिकमेंड कर सकते हैं, अप टू 25 और 1 लाख। उसके अलावा SC ST, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रहता है, जैसे हमने रिजर्वेशन दे रखा है 15% और 7.5%, लगभग पॉपुलेशन से डबल, ठीक है, सॉरी अब इक्वल, ठीक है, क्योंकि 16% के आसपास है, यहाँ पे 8% के आसपास है, तो उतना ही इनको बोला जाता है कि आप इतना वर्क तो यहाँ पे भी रिकमेंड करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली मनरेगा, ठीक है, खेलो इंडिया, इसमें भी काम को इंक्लूड करने के कंटेक्स्ट में ये चीजें रहती हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, 1 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाता है, और उसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द टाइमली एंड द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सेकंड एडिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की एक रिपोर्ट आई है। बस प्री में उतना कुछ नहीं है इसमें, FLN रिपोर्ट रिलीज करी है डॉक्टर विवेक देबरॉय ने, जो कि चेयरमैन है इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसको हेड कौन करता है, इकोनॉमिकल एडवाइजरी को आपका प्राइम मिनिस्टर। और भी हमारी काउंसिल है, पार्लियामेंट्री अफेयर काउंसिल, पॉलिटिकल काउंसिल, तो उनके कौन कौन हेड रहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फोकस जो है देखो, फाउंडेशनल लर्निंग में फोकस किया गया है लैंग्वेज पे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इट इज क्रिटिकल फाउंडेशनल स्किल एंड इंपॉर्टेंट इन एक्वायरिंग अर्ली लिटरेसी। बस इतना सा ही है। यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंक किया गया है 5 की पैरामीटर्स पे और 36 इंडिकेटर्स पे, जैसे कि भाई आपकी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, एक्सेस टू एजुकेशन कैसी है, बेसिक हेल्थ और उसकी एक्सेस कैसी है, लर्निंग के आउटकम कैसे हैं, गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में भी यहाँ पे रहता है। फिर उसके अलावा जैसे न्यूट्रिशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, इनका क्या रोल रहता है, तो वो सारी की सारी बातें इसमें हमारी आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जिसके साथ मिलके ये रिपोर्ट रहती है वो है IFC इंस्टीट्यूट फॉर
कॉम्पिटिटिवनेस, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये बेसिकली जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उसके साथ मिलके ही रहता है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट, ये थर्ड और लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। अब देखिए एक चीज आपको समझनी है, एनवायरनमेंट एचएस में उतना नहीं आता है, तो यहाँ पे यूपीएससी में काफी रहता है, तो यूपीएससी के लिए आपको इसको डीप प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट एनवायरनमेंट में सुपरफिशियल और अच्छे से प्रिपेयर कर ले उतना ही काफी है। देखिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इनिशिएटिव यूनियन बजट में बहुत सारे हमारे किए गए हैं, उनको एक बार हम मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। तो बजट स्कीम उस टाइम पे आई थी, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21 स्टार मिस्टी स्कीम। ये क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट इन द टेंजिबल इनकम, एम फॉर मिस्टी, एम फॉर मैंग्रोव्स, तो मिस्टी मैंग्रोव्स, तो उनके कंजर्वेशन के लिए है कि मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है कोस्ट लाइन पे, पैनलैंड्स पे, ठीक है। इसमें ये मनरेगा कैंपा फंड को मिला के यहाँ पे काम करना चाहते हैं, दैट्स इट। सेकंड स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाएगा, पीएम प्रणाम। प्रणाम से आप ध्यान रखेंगे, प्रणाम किया तो बोला कि यार नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटाओ, तो बस इतना ही याद रखना, मिस्टी, मैंग्रोव और ये। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधान प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, एम्ब्लेमरेशन ऑफ द मदर अर्थ। सोयल कंजर्वेशन पे है फोकस, सोयल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें, तो यहाँ पे नेचुरल फार्म्स केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बात कर रहे हैं। और फिर अगला हमारा है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 10,000 ऐसे सेंटर बनाने की बात करी गई है। अगला हमारा यहाँ पे है अमृत धरोहर, ये बेसिकली अमृत धरोहर, धरोहर क्या है, वेटलैंड्स अगेन, तो इसमें वेटलैंड के प्रमोशन की बात करी जाएगी, बस इतना ही याद रख लेना, ठीक है, कि ऑप्टिमल यूज आप करो। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन ग्रोथ के लिए अलग अलग इनिशिएटिव है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में आपको काफी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे 19,700 करोड़ के आसपास रुपए दिए गए हैं, हाइड्रोजन पे फोकस किया जा रहा है कि उसको कैसे बनाया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता है कि ग्रीन मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसी हाइड्रोजन जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेके आते हैं। अभी हम उतना इसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसी में ही लगे हुए हैं, जैसे ही अभी थोड़ी सी महंगी ज्यादा है बट थोड़ी सस्ती हो जाएगी तो डेफिनेटली वो हमारे वायबल हो जाएगी। ये ऐसे ही है कि भाई इसमें देखिए एनर्जी ट्रांजिशन पे कुछ फोकस करना चाहते हैं, स्टोरेज पे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रहेगा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी है, यहाँ पे बिहेवियरल चेंज पे फोकस कर रहे हैं एनवायरमेंट एक्ट में कि आपने अगर ग्रीन इनिशिएटिव्स में काम किया तो थोड़ा क्रेडिट फैसिलिटीज के कंटेक्स्ट में ये रहता है, ठीक है। फिर ये स्कीम आप ध्यान रखेंगे, गोबर्धन स्कीम, गोबर से धन बनाना, धन क्या है, सीएनजी, सीपीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा बायोगैस में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। पीएनजी, सीएनजी, इनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये सारे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर जैसे व्हीकल रिप्लेसमेंट, कोस्टल शिपिंग पे भी कुछ काम हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखो एंशिएंट मैराइन क्रोकोडाइल के फॉसिल जो है वो डिस्कवर करे गए हैं, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एक जुरासिक कोस्ट है, बस इतना ही याद रख लेना, वहां पे ये फॉसिल्स आपके मिले हैं, दैट्स इट। लोकेशन के हिसाब से कौन था क्या था वो नहीं, ऐसे ही लोकेशन में यायासो लेक, ठीक है। अब ये पैंगोंग सो, यायासो, ये आपकी लद्दाख की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट आपकी बनाई गई है सिक्योर हिमालय इनिशिएटिव में। सिक्योर हिमालय काफी पुराना इनिशिएटिव है, हिमालयाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव हमारा आता है। देखो लेक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज लेक है। एक तो यही सवाल हमारा आ सकता है, कहाँ की है, लद्दाख की, 4,820 मीटर पे है। यहाँ पे हमें नेस्टिंग हैबिटेट मिलता है जैसे कि बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है, ब्राह्मणी डक, इनका आपको मिलता है। और वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट आपकी पाई जाती है ब्लैक नेक क्रेन की ये, तो ये बस थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पे माहे मोनेस्ट्री है, शोमोरियरी लेक के साथ यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। फिर जैसे सिक्योर हिमालय, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिंग लाइवलीहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, यूएनडीपी के साथ मिलके हम इसको कर रहे हैं 2017 में, ये आपका रहेगा यूएनडीपी, और जीईएफ से हम फंडिंग ले रहे हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन याद रखनी, 2017 जीईएफ यूएनडीपी। तो यहाँ पे जैसे जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने बात करी है। अगला हमारे न्यूज में है शालीग्राम स्टोन। अब यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन है जिसको यूज किया जा रहा है राम की मूर्ति बनाने के लिए, अयोध्या में जो आपका राम टेम्पल बनेगा, ठीक है, राम और जानकी की उनकी मूर्ति बनाने के लिए। ये बेसिकली शालीग्राम स्टोन जो है
वो अमनाइट फॉसिल रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक टाइप की रहेंगी, वो ध्यान में रखना है। ये एक मोलस्का का टाइप है, 400 मिलियन से 65 मिलियन साल पहले ये आपका बना था। कहां पे ये पाए जाते हैं? गंडकी जो रिवर है, काली गंडकी रिवर, जो कि गंडकी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहां पे लॉर्ड विष्णु है, उनको यहाँ पे एक श्राप आपका मिला था, तो उसके बाद वो पत्थर बन गए थे। ठीक है, इन्होंने बिट्रे किया था गॉडेस तुलसी को, तो उसके कंटेक्स्ट में ये रहता है। फिर बाद में क्योंकि अब लॉर्ड विष्णु का है, तो इनको डिवाइन पावर्स वगैरह माना जाता है कि ऐसा है कि भाई गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी के कंटेक्स्ट में ये रहता है। तो ये आप शालिग्राम एक रॉक है, ये दिखा रखी है, इसको यूज किया जाएगा। और उसके अलावा भी जैसे सेम मटेरियल से विष्णु की पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ऑफ त्रिवनंतपुरम एंड बद्रीनाथ टेम्पल ऑफ गढ़वाल रीजन में भी आपका यूज किया जाता है, और कोई चीज हमारे काम की नहीं है। फिर देखिए जुपिटर के बहुत सारे नए मून्स जो हैं वो डिस्कवर करे गए हैं, तो 12 नए मून डिस्कवर करे गए हैं, अभी 92 हो गए हैं। 92 याद रखेंगे, सबसे ज्यादा है ये याद रखेंगे। सैटर्न जो है वो 83 पे सेकंड नंबर पे है, ये भी याद रखेंगे। नए जो मून है वो लगभग 0.62 माइल्स यानी 1 से 3 किलोमीटर में ही आपके डिस्कवर करे गए हैं, क्योंकि काफी पास है तो उस हिसाब से। अच्छा, जुपिटर के कंटेक्स्ट में एक मिशन है, जे से उसका नाम शुरू होता है, यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया था, जे से शुरू होता है, ओ पे खत्म होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिशन, जो कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आपको बनाया गया था। ऐसे ही जैसे मार्स जो है उसके 2 हैं, विनस और मरकरी उनके कोई भी मून आपके नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है आपकी वो कहाँ पे किस किस के बीच में पाई जाती है, वो भी। जुपिटर जो है वो आपका लार्जेस्ट है, सारे के सारे प्लैनेट्स को मिला भी लें तो भी उससे बड़ा ही रहेगा। सेकंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस के बाद। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और किंग ऑफ रोमन गॉड है जुपिटर, उनके नाम पे ये रखा गया था। जॉइंट गैस प्लैनेट में माना जाता है ये, हमारे जैसे इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट, 4 इनर हैं, 4 हमारे आउटर प्लैनेट के कंटेक्स में आते हैं। ये गैशियस प्लैनेट होते हैं, काफी डेंसिटी भी कम होती है, पानी से भी कम, जैसे सैटर्न है। ओके, ट्रू और फॉल्स, सैटर्न कैन फ्लोट इन वाटर, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। तो ये है। यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है, ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि बार बार न्यूज में रहता है, ये एक स्टॉर्म होता है रेड कलर का, ऑब्जर्व किया जाता है। जुपिटर को 12 साल लगते हैं एक रेवोल्यूशन को करने में, और इसके जो 4 सबसे बड़े मून्स हैं, आप इनके नाम भी याद रखेंगे। डायरेक्टली आपसे मून का नाम देके भी मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या फिर ओड वन आउट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गेमेड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, ये याद रखना। गेमेट जो है वो सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का, एंड ये मरकरी से भी बड़ा है, इसका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है। ठीक है, फिर इसी टाइम पे एक न्यूज हमारी टर्की के अर्थक्वेक की भी चल रही थी, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो रिसेंट अर्थक्वेक है उसमें यहाँ पे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज आपकी होती है, उसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं, जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एनाटोलिया जो टेक्टोनिक ब्लॉक है वो हमारा मूव कर रहा था। यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स हैं, जैसे अरेबियन प्लेट है, ठीक है, यूरोपियन प्लेट है, एनाटोलियन प्लेट है, तो उनके बीच में ये मूवमेंट आपकी चलती रहती है। और जो फॉल्ट जोन बनता है वो है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जोन। जैसे हिमालयस हमारे काफी अर्थक्वेक पाए जाते हैं, तो जो जो प्लेट है वो आपकी यहाँ पे रहेंगी। तो ये थोड़ा सा काफी डिटेल में हो जाता है। जैसे बस आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो रेड सी रिफ्ट है, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहे हैं अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में। रेड सी जो आपको पता ही है, अफ्रीकन यूरोपियन सॉरी अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में रहता है। और नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है, एक आर्च है, सिप्रस आर्च आपकी पाई जाती है, वहां पे वोल्केनो और अर्थक्वेक आपके देखे जाते हैं। ये भी इन दोनों के बीच में है, अफ्रीका और एनाटोलियन ब्लॉक के बीच में, काफी डिवेस्टेटिंग आपके पाए जाते हैं। मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का, देखो अलग अलग तरीके से हम मेजर करते हैं, जैसे रिक्टर में भी मेजर करते हैं 1 2 3 4 5 6 10 तक। ठीक है, अब जैसे एक जब इंक्रीज होता है, मान लो 5 से 6 इंक्रीज हुआ, तो जो ओवरऑल इंटेंसिटी है ये हमारी, जैसे सॉरी एम्पलीट्यूड है वो 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। बट एम्पलीट्यूड लॉग इंटेंसिटी में अगर हम देखेंगे एनर्जी, तो एनर्जी हमारी 32 टाइम्स इंक्रीज होती है। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, यानी 5 से अगर 6 गए तो 32 गुना एनर्जी ज्यादा होती है, बट 6 से 7 गए, 5 से अगर 7 गए तो 100 गुना ज्यादा एनर्जी होगी, और 10 टाइम्स हायर आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा 100 100 नहीं 1000, 32 32 33 33 से 1000 ध्यान में रखना। ठीक है, यानी दो में 5 से 7 में जब हम जाते हैं तो एम्पलीट्यूड 10 गुना 10 100 गुना हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड एनर्जी आपकी 1000
टाइम्स आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टर्म आती है आफ्टर शॉक्स, बस ये भी पता होना चाहिए। आफ्टर शॉक क्या होते हैं कि मेन जो अर्थक्वेक आने के बाद भी छोटी छोटी शॉक वेव्स आती हैं जो कि डैमेज कर देती हैं कई बार, तो उनको आफ्टर शॉक बोला जाता है। रीएडजस्टमेंट प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, उसी के कंटेक्स्ट में ये रहते हैं। अब अर्थक्वेक हमारा वैसे ही टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे बेसिकली शेकिंग ऑफ द ग्राउंड रहता है, अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो आपकी बाहर आती है। यहाँ पे हाइपोसेंटर एपिसेंटर आपको बोला जाता है, एपिसेंटर ऊपर होता है, हाइपोसेंटर हमारा नीचे पाया जाता है, अर्थ के फोकस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये ज्यादा होता है। डैमेज काफी देखने को मिलता है। सिस्मिक वेव जो है जैसे यहाँ पे लगभग 5 से 13 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हैं, तो लगभग पहुंचती हैं तब तक ही हमें पता चलता है और जल्दी से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो सिर्फ आप पहले से ही प्रिवेंटिव कुछ एस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब पता नहीं लगने के चांसेस हैं अभी तक तो जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। तो अर्थक्वेक रेजिलेंट आप ऑलरेडी बिल्डिंग बनाओ और यही सब हमारे पास रहता है। ठीक है, फिर जैसे पी वेव्स, एस वेव्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मीडियम में ट्रैवल करती है, कौन से में ट्रैवल नहीं करती है, ये भी हमारे काम की चीज है। नेक्स्ट हमारा है E20, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल 20, एथेनॉल की जो आपका मिक्सचर है उसको 20% आपका इंक्रीज किया जा रहा है। बेंगलुरु में अभी ब्लैंड जो है 20% कर दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज में था। एथेनॉल ब्रांडिंग को धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक तो चीप है, सेकंड हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, थर्ड इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन रिजर्व हमारे डिप्लीट नहीं होंगे, फोर्थ यहाँ पे पोल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम होता है जो कन्वेंशनल पेट्रोल है उसके कंटेक्स्ट में। तो यही है बस। ठीक है, तो हमने 185 मिलियन टन पेट्रोल जो है वो हम मंगवाते हैं 551 बिलियन से। अगर हम इसको बनाना शुरू कर देंगे अब इथेनॉल को मिक्स करना, तो 30,000 करोड़ एक साल में हम लगभग लगभग बचा पाएंगे। मेंस के हिसाब से बस थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी देखें तो यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका काफी कम रिलीज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा काफी कम रिलीज होता है, तो ये हमारे रहेंगे, इस हिसाब से ये न्यूज में रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हम देख रहे थे कि उसकी जो एमिशन है वो भी 50% टू व्हीलर में, 30% आपका फोर व्हीलर में, यानी कम हो रही है। हाइड्रोकार्बन एमिशन भी 20% कम देखे जाएंगे। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, शायद मैंने पहले कुछ और बोला था, तो थोड़ा सा बस कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में ज्यादा सिग्निफिकेंट कमी नहीं देखने को मिली है, बट हाँ कम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली एथेनॉल में बेटर रहती है, स्टार्टेबिलिटी भी ऐसे रहता है, बट हमें इनमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अगला एक कैंपेन है सेव वेटलैंड्स कैंपेन, तो यूनियन मिनिस्टर है फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट यूएनएफसीसी, उन्होंने इसको ये शुरू किया है। तो यहाँ पे जैसे पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके इसको चल रहे हैं, एक फैक्ट बुक ये तैयार करेंगे कि कैसे इस चीज को करा जा सकता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट काम का क्या है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हमारा मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 1971 से ये शुरू किया गया था। ईरानियन सिटी है रामसर, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन भी हमारा इसी में ही रहता है। उसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, वो क्या होता है और उसमें क्या चीजें रखी जाती हैं वो आप बताएंगे। 2023 की जो थीम थी वो थी कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। यहाँ पे ही एक और मिशन है सहभागिता। हमने एक मिस्टी देखा, ये देखा मिस्टी इज मैंग्रोव और दिस इज फॉर वेटलैंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है, सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके हिसाब से देख के इसको कैसे अच्छे से और इंप्रूव किया जा सकता है वो हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा ग्लासगो फाइनेंस अलायंस फॉर नेट जीरो, तो यहाँ पे नेट जीरो एमिशन के कंटेक्स्ट में रहेगा। ग्लोबल कोalition है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि कैसे इकोनॉमी को डीकार्बनाइज हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। बस 2021 में ये लॉन्च किया गया था, तो इतना ही है। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा था कि 100 ट्रिलियन फाइनेंसेस हमें चाहिए अगर 2050 तक नेट जीरो एमिशन करना है। काम की चीज क्या है कि व्हाट इज नेट जीरो, जितने आप एमिट कर रहे हो उतने ही अगर दोबारा से कंज्यूम हो जाए तो वो नेट जीरो एमिशन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारा है जैसे यहाँ पे जीएसआई जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने एस्टैब्लिश किया है कि भाई जो हमारे लिथियम के रिसोर्सेज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए हैं। इन्फर्ड क्या है, जितने होंगे, ठीक है, मतलब अभी पूरी एग्जैक्टली उसके अमाउंट हमें नहीं पता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एरिया रेसाई डिस्ट्रिक्ट में आपके पाए गए हैं, रेसाई आप याद रखेंगे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये ध्यान में रखना है। इन्फर्ड क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसोर्स फॉर विच क्वांटिटी ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट अभी एस्टिमेट किया गया है लो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा एग्जैक्टली हमें नहीं बताया कि क्या है।
तो ये रहेगा। अब लिथियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कि ये ग्रुप ए में आता है लीना की तरफ से ये फर्जियात। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये हमारे उसी में आते हैं। और जैसे सॉफ्ट है, वाइट है, लस्चरस है, मेटलर्जी में काफी इसकी एप्लीकेशन है। स्कैवेंजर मतलब इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। एल्कलाई उसके कंटेक्स में रहेगा। लिथियम आयन बैटरीज भी हमारी रहती हैं, उसमें ये रहेगा। ठीक है, 8 मिलियन टन्स के साथ चिली जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्वायर के साथ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड चाइना, ये चारों आपको याद रखने हैं। फिर अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे इवेपोरेशन के थ्रू। पूल में है मान लो, तो इवेपोरेट करके लिथियम को ले लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन होता है, ओपन हैंड से भी होता है, तो काफी टॉक्सिक भी कई बार ये रहता है। इंडिया में एप्लीकेशन में अगर हम देखें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन में इसको यूज किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च ये रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई। तो आपको ये भी देखना है कि डीएई आपका किसके अंडर आता है, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही हमारा रहता है। और यहाँ पे उसमें अगर हम पहले वाले भी प्रिलिमिनरी सर्वे देखें तो 1600 टन के आसपास हमारा मरलगा अल्पंतना रीजन है कर्नाटका का, मांड्या डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे भी पाए गए थे। सेकेंड हम देखें यहाँ पे दियोदर मेटेराइट जो है इंडिया में, मतलब इंडिया फर्स्ट ओब्राइट इन 170 ईयर्स। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, जैसे मेटेरॉइड क्या होता है, जो कि आपका उस बेल्ट में पाया जाता है, माइकल जैक्सन बेल्ट में, मार्स और जुपिटर के बीच में मेटेरॉइड। जब वो अर्थ पे आता है, ठीक है, मेट्योर, अगर पूरा का पूरा उड़ गया तो मेट्योर, बट अगर वो अर्थ पे पहुंच गया तो इट इज मेटेराइटिस, जो अर्थ पे इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पे गुजरात में ये पाया गया था, इसके स्पेसिमेन को हमने देखा था। ओरबाइट यहाँ से कुछ हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके हिसाब से रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। मेटेराइट भी इसमें देखिए ज्यादातर 90% जो मेटेराइट है उनमें पाया जाता है ऑर्थोपायरोक्सिन। ठीक है, ये सिलिकेट्स होते हैं, सिलिका इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सिलिका टेट्राहेड्रा, तो ये भी इसका मेजर रहता है। IARI इन्फोक्रॉप, यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन देने के हिसाब से है कि क्रॉप में कैसे क्लाइमेट चेंज और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमारे क्या क्या हो सकते हैं, उनके हिसाब से। इंडिया का डायनामिक क्रॉप सिमुलेशन मॉडल ये है, तो कैसे चेंजेस रहेंगे उस तरीके से, मान लो इम्पैक्ट क्या होता है और उससे क्या रहेगा, तो उसको एक ऑब्जर्व करके कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्रॉप की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, तो ये सिमुलेशन मॉडल में ही आपका देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे है थ्वाइट ग्लेशियर। आपको सिर्फ लोकेशन याद रखनी है, ये एंटार्क्टिका का है थ्वाइट ग्लेशियर। इसको निकनेम किया गया डूम्स डे ग्लेशियर, क्योंकि ये अगर पिघल गया तो बहुत ही ज्यादा, मतलब सिर्फ इससे ही 1.6 फीट ऑफ द ग्लोबल सी लेवल राइज हो सकता है, इतना ज्यादा पोटेंशियल इसका है। फ्लोरिडा के साइज का ये ग्लेशियर है, बस इतना ही याद रखेंगे। अगला है अगेन कि बजट में काफी ऐसे इनिशिएटिव थे जिससे कि इंडिया काफी कंजर्वेशन पे हमारा फोकस कर रहा है। जैसे ये हम देख चुके हैं, ग्रीन इंडिया और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, प्रणाम हमने देख लिया, मिष्टी हमने देख लिया, ये दोबारा से उस तरीके से आ गया, सो विल मूव इट। अगला क्या है, नई पॉलिसी इंडियन कम्युनिटी के लिए डिस्प्लेस करेगी एनुअल रिवर एंड द कोस्टल इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एनडीएमए ने इसको किया है पॉलिसी को 15 फाइनेंस कमीशन के साथ, कोस्टल इरोजन। इसमें प्री के हिसाब की ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कवर किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से मैस फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सीज आपकी डिस्कवर करी गई हैं। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन क्या है कि बिग बैंग के रफली 500 से 700 मिलियन ईयर के बाद ही ये लोग बन गए थे। तो पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस टाइम में गैलेक्सीज नहीं बनी होंगी, प्लैनेट्स नहीं बने होंगे। तो उस थ्योरी को, पुराने वाली थ्योरी को ये रिजेक्ट कर रहा है, तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी चैलेंज आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मास है वो मिल्की वे के अप्रोक्सीमेटली है, एंड सॉरी शेप ऑफ द गैलेक्सी वियर्ड है, मतलब सेम मास है मिल्की वे और 1 ऑफ 30 टाइम्स स्मॉलर है साइज में, मतलब मास सेम है, स्मॉल है, और तो मतलब डेंसिटी बहुत हाई है इसकी, ये चीज याद रखेंगे। और ये मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, जैसे हमारा रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट हम पढ़ते हैं, रेडर वेवलेंथ जो हमारी मिलती है वो क्या दिखाती है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, बट अगर पास आ रहे होते हैं तो वो हमारा ब्लू शिफ्ट में आता है। तो हमें ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो मिल्की वे के लिए आप ये भी याद रखेंगे, 1 से 2 नए स्टार हर साल इसमें बनते रहते हैं। बस टोटल नंबर ऑफ स्टार हमारी
इसमें गैलेक्सी में कितने हैं और टोटल यूनिवर्स में कितने हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिक्वर मुलेठी। मुलेठी का कमर्शियल कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। मुलेठी की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ये एक शर्ब है, पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर, देन स्वीट रूट्स होती हैं, यहाँ पे पाया जाता है ग्लिसरीन, ठीक है, ये आप ये याद रखेंगे, इट इज 50 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। आर्टिफिशियल स्वीटनर के कंटेक्स में हमसे जैसे काफी सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं एचसीएस में, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ग्लिसरीन क्या है ये मुलेठी को। उसके अलावा अफगानिस्तान में जैसे ग्रो किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल है, एक्सपोटरेंट है, मतलब खांसी वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, डाइजेशन के इश्यूज में भी यूज करते हैं, इरिटेशन इन्फ्लेमेशन अगर कुछ होता है तो उसको भी रिमूव करने के लिए, वेट रिडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे, कई बार हम बाकी पॉइंट को तो मार्क कर देते हैं बट वेट रिडक्शन हमें ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया है मार्च का। नेक्स्ट वीडियो जो इसी सेक्शन में रहेगा वो रहेगा आपका मार्च का पार्ट 2, जिसमें इकोनॉमी से आगे के न्यूज जो है वो हम देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इससे हम सारा का सारा पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।